नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सबका अ पॉजिटिव डायलॉग के एपिसोड 3 में। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू यू ऑल, क्योंकि ये एपिसोड हम लोग शूट कर रहे हैं दिवाली वीक में। वेलकम यू ऑल। आज के हमारे गेस्ट जो है, क्योंकि थीम हमारा है अ पॉजिटिव डायलॉग, तो एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान आज हमारे साथ है। वैसे तो सर को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, शायद आप लोग जब देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पे आपको सर दिखते होंगे। आप रेडियो एफएम हो, दूरदर्शन हो, या सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, लेकिन फिर भी मैं आप लोग को बताती हूँ सर के बारे में। हमारे साथ जो पर्सनैलिटी आज है वो है एक बहुत ही हम्बल, बहुत ही विनम्र इंसान, जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में डीएसपी के पद पर कार्यरत है। वैसे तो आजकल उनकी जिस मुहिम की बहुत ज़्यादा चर्चा है वो है ग्राम पाठशाला, लेकिन क्योंकि ग्राम पाठशाला पे हम लोग एक और अलग से एपिसोड करेंगे, तो आज सर यहाँ है बात करने के लिए अपने डिपार्टमेंट के बारे में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत। थैंक यू रीना जी। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर कमिंग। तो सर शुरू करते हैं हम अपना आज का कॉन्वर्सेशन। और सबसे पहले तो सर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपका जो डिपार्टमेंट है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका क्या प्रोसेस है, किस तरह से ह्यूमन राइट्स कमीशन काम करता है, किस तरह से हमारे युवा बच्चे जो इस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी वैकेंसीज निकलती हैं, सर प्लीज़। जी, आपने 2 क्वेश्चंस मेरे से पूछे हैं। जी सर। पहले तो ये कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है जी, कैसे काम करता है जी, और दूसरा ये कि हमारे यंगस्टर्स अगर इसमें जाना चाहते हैं, इसमें अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, तो उसका तरीका क्या है। जी जी। तो जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, तो ये देश में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स की अपेक्स बॉडी है। देश की सबसे बड़ी संस्था है जो मानव अधिकारों के लिए काम करती है। और एक बहुत ही अलग तरह का एक संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वैरायटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए आप पुलिस में हैं तो फिर आपको पुलिस ऑफिसर्स के साथ ही काम करने का मौका मिलेगा। अगर आप सिविल सर्वेंट हैं या सिविल सेटअप में हैं तो वहाँ फिर आपको ब्यूरोक्रेट्स के साथ, जो जैसे आईएएस हो गए जी, इस तरह के ऑफिसर्स के साथ काम करने का मौका मिलता है। और अगर आप जुडिशियल सेटअप में जाएं तो वहाँ जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ आपको काम करने का मौका मिलता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में तीनों ऑफिसर्स आपको एक साथ मिलेंगे। जैसे अगर आप पुलिस ऑफिसर्स की बात करें तो हमारी अलग से एक डिवीज़न है, इन्वेस्टिगेशन डिवीज़न, और इसे एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो डीजीपी रैंक के हैं वो इसको हेड करते हैं। तो वो हमारे डिवीज़न के हेड हुए। एक एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है हमारा, जो हमारे सीईओ हैं या सेक्रेटरी जनरल, वो सीनियर आईएएस होते हैं, वो इसको ओवरऑल हेड करते हैं। और कमीशन के जो मेंबर्स हैं हमारे, जैसे चेयरपर्सन हैं, तो चेयरपर्सन हमारे कंपल्सरीली सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस ही होंगे, रिटायर्ड जुडिशरी से। तो एक ऐसा सेटअप है जहां अगर आप एज ए एम्प्लॉई अगर आप वहां पे काम करते हैं तो आपको तीनों एक्सपोजर एक साथ मिलते हैं। और ये बहुत रेयर एक्सपीरियंस है किसी भी पब्लिक सर्वेंट के लिए कि वो जजेस के साथ भी काम करे, एक ही समय में पुलिस ऑफिसर्स के साथ भी काम करे और आईएएस ऑफिसर्स के साथ भी वो काम करे। तो वैसे कमीशन में 6 मेंबर्स हैं। ये 6 मेंबर का कमीशन होता है, जिसमें एक हमारे चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जज, वो चेयरपर्सन होते हैं। एक दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जज दूसरे मेंबर होते हैं। फिर जो तीसरे मेंबर हैं वो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, रिटायर्ड। 3 मेंबर्स तो ये हो गए। इसके अलावा बाकी 3 ऑफिसर्स नॉन जुडिशियल सर्विसेज के होते हैं, जो गवर्नमेंट की नज़र में ह्यूमन राइट्स के एक्सपर्ट्स होते हैं। तो उसमें कई बार सोशल वर्कर होते हैं,
सोशल एक्टिविस्ट होते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं। तो ये 6 मेंबर्स का कमीशन है NHRC। और हम स्टेट के पार्ट पे जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन होती है, ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, वो कंप्लेंट्स आप NHRC में भेज सकते हैं। उन कंप्लेंट्स पे हम इंश्योर करते हैं कि जिस भी इंडिविजुअल के ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशन सरकार ने की है, सरकार के किसी पार्ट ने की है, उसको हम न्याय दिलवाते हैं। ये बेसिकली NHRC का काम। दूसरा सवाल आपने पूछा कि हमारे यंगस्टर्स अगर इसमें जाना चाहें तो कैसे जाते हैं। जी। तो ये एक ऐसी संस्था है जिसमें ज़्यादातर स्टाफ डेपुटेशन पे जाता है। अपना खुद का रिक्रूटमेंट सेटअप नॉर्मली नहीं है। लोअर लेवल पे कई बार हम अपने स्टेनो या क्लर्क्स वो रिक्रूट करते हैं, ड्राइवर्स रिक्रूट करते हैं। बाकी और जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स दे कम फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स डेपुटेशन बेसिस। ओके। जो 5 साल का नॉर्मल कोर्स में डेपुटेशन होता है। तो कोई भी अगर आप जुडिशल सर्विसेज से हैं तो भी आप NHRC में डेपुटेशन पे आ सकते हैं। अगर आप पुलिस सर्विसेज से हैं तो भी आप आ सकते हैं। और अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, IAS हैं, या फिर जो नीचे के ऑफिसर्स भी होते हैं, जैसे सेक्शन ऑफिसर हो गए, असिस्टेंट्स हो गए, अंडर सेक्रेटरीज हो गए, ये लोग भी डेपुटेशन पे NHRC में आ सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्टाफ इज़ लेसर, बहुत बड़ा आपका शायद करीब 400 के आसपास टोटल टोटल स्ट्रेंथ है स्टाफ की। अच्छा सर, स्टेट और सेंटर के लेवल पे अलग अलग हैं आपके ऑफिसेज या एक सेंट्रल ऑफिस ही है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का एक ही हेडक्वार्टर है दिल्ली में। ओके, पूरे इंडिया में एक ही है ऑफिस, मतलब हेडक्वार्टर एक ही ऑफिस है। तो ट्रांसफरेबल जॉब नहीं है, आपको एक ही ऑफिस में रहना जब तक आप यहाँ डेपुटेशन पे हैं। अच्छा। और स्टेट्स के अपने स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन से अलग अलग, ज़्यादातर स्टेट्स में हैं। अच्छा, स्टेट्स के अलग है ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके ओके। अच्छा सर, कैसे काम करता है ह्यूमन राइट्स? लाइक कोर्ट में अगर नहीं किसी को सेटिस्फैक्शन है जो आया है वर्डिक्ट, उससे आपने कोई केस अपना दायर किया और फैसला नहीं किसी के पक्ष में आया, और फिर उसके बाद तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आप कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं कोई सेटिस्फाई होता है, उसके बाद क्या लोग ह्यूमन राइट्स कमीशन में जाते हैं? नहीं, देखिए NHRC भी एक सिविल कोर्ट ही है। ओके। NHRC अपने आप में भी एक कोर्ट है। तो अच्छा। एक समय में आपकी कंप्लेंट को 2 जगह पे डील नहीं किया जाता। जैसे अगर हमें जानकारी होती है कि आप इस मैटर को लेके पहले से ही कोर्ट्स में हैं, किसी भी कोर्ट में आप पहले से हैं, चाहे आप लोअर कोर्ट में हैं, चाहे हाई कोर्ट में हैं, चाहे आप सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो उसे फिर हम परस्यू नहीं करेंगे। अच्छा, उसको आप परस्यू नहीं करेंगे? परस्यू करेंगे। मतलब सीधे ह्यूमन राइट कमीशन में ही जो केस जाएगा उसे आप लोग फॉलो अप करते हैं? बिल्कुल। ये क्योंकि 2 कोर्ट में एक साथ किसी मैटर का चलना वैसे भी ठीक नहीं है। यहाँ तक कि अगर आपने 2 कंप्लेंट भेजी हैं, एक स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेज दी और एक हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भेजी, तो हम ये चेक करते हैं आपस में दोनों कमीशन कि आपके यहाँ कंप्लेंट पहले आई या हमारे यहाँ पहले आई। तो जिसने पहले उस कंप्लेंट पे कॉग्निजेंस लिया जी जी, वो उसको कंटिन्यू करता है और दूसरा उस पर अपनी प्रोसीडिंग्स ड्रॉप कर देता है। ऑलराइट। जिससे कि एक ही मैटर में 2 वर्डिक्ट नहीं आए। अच्छा अच्छा सर, जैसे किसी ने डाला ह्यूमन राइट कमीशन में केस अपना, तो फिर आपका प्रोसेस ऑफ फॉलोअप क्या होता है? कैसे आप लोग सॉल्व करते हैं उस केस को? जैसे हमारे यहाँ किसी भी मीडियम से कंप्लेंट भेज सकते हैं जी, जितने भी पॉसिबल मोड हैं आज के टाइम में। और किस तरह के केसेस आते हैं ये भी प्लीज़ बताइए। केस का तो क्लियर है, वो ह्यूमन राइट वॉयलेशन का केस होना चाहिए, ह्यूमन राइट वॉयलेशन ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट। सर ह्यूमन राइट वॉयलेशन तो बहुत ही वाइड, क्योंकि हाँ, तो कोई इशू नहीं है, हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। मतलब पर्सनल डिस्प्यूट भी ह्यूमन राइट के उसमें आ सकता है? पर्सनल डिस्प्यूट उस एम्बिट में नहीं आएंगे, क्योंकि पर्सनल डिस्प्यूट में आपके राइट की वॉयलेशन किसी इंडिविजुअल ने की है, ना कि स्टेट ने। अगर स्टेट आपको स्कूल में एडमिशन से मना करता है, अगर पुलिस स्टेशन आपकी FIR दर्ज नहीं करता है, तो ये वॉयलेशन स्टेट के पार्ट पे हुई। अगर आपका कन्फ्लिक्ट किसी इंडिविजुअल के साथ है तो उसमें स्टेट तो पार्टी नहीं है। तो इंडिविजुअल के जो डिस्प्यूट्स हैं, जैसे किसी का पैसे का लेन देन है या आपने किसी से झगड़ा कर लिया है, तो उसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल तब शुरू होगा जब आप उस झगड़े की कंप्लेंट पुलिस के पास लेकर जाएंगे
और पुलिस उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। तो सीधे सीधे ये एक सरकारी तंत्र के खिलाफ शिकायत होती है, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायत होती है। अच्छा सर, इंटर्नशिप के लिए जैसे बच्चे ढूंढते हैं तो आपके यहाँ इंटर्नशिप के लिए आते हैं बच्चे? बहुत सारे बच्चे आते हैं, लगातार पूरे साल हमारे इंटर्नशिप प्रोग्राम चलते हैं। अच्छा। और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों हमारे यहाँ होता है। उसकी हमारी साइट पे बार हम एडवर्टीज़ भी करते हैं और लगातार कहीं ना कहीं से अलग अलग कॉलेज से, प्लस हम ट्रेनिंग सेशंस भी करते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे एक दिन के लिए NHRC की फंक्शनिंग को समझने के लिए, और यहाँ तक कि उनके अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती, खुद नहीं जानकारी होती, ऑब्वियसली, तो वो हम अपने ऑफिस में उस तरह के प्रोग्राम्स लगातार चलाते हैं। अच्छा, तो आपके यहाँ ज़्यादातर युवा शायद वो आते होंगे जो सोशल वेलफेयर सेक्टर में काम कर रहे हैं, NGOs के साथ काम कर रहे हैं, ऐसा है? कॉलेज स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं। अच्छा। हाँ, स्पेशली जो सोशल साइंस वाले बच्चे होते हैं या जो बच्चे लॉ कर रहे होते हैं, वो बच्चे ज़्यादा आते हैं इंटर्नशिप के लिए भी, लॉ वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा आते हैं। तो ऑफिसर्स को 7th पे कमीशन मिलता है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका ऑफिस है। बिल्कुल, जो पे कमीशन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का है वो हमारे यहाँ पे। ओके, मतलब पैकेजेस अच्छे हैं। अगर युवा जाना चाहते हैं तो कोई किसी तरह का कंपटीशन उनको देना तो वैसे नहीं है ना कि हमें तो डायरेक्ट तो आप तो डेपुटेशन पे जा रहे हैं आपके यहाँ से, तो ऑलरेडी आप लोग कंपटीशन तो उस प्रोसेस से आप लोग गुजर चुके हैं। अगर कोई ह्यूमन राइट्स कमीशन में अप्लाई, फ्रेश एम्प्लॉयमेंट नहीं है जी, ये सिर्फ डेपुटेशन है कि आप कुछ टाइम के लिए एक्सपोजर के लिए, बेटर एक्सपीरियंस के लिए आप, जैसे मैं दिल्ली पुलिस में था पहले, अच्छा, तो मुझे लगा कि कुछ और नया सीखा जाए, क्योंकि पुलिसिंग में तो मोरलेस एक ही जैसा काम है। तो आपको कितना टाइम हो गया सर यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में? मैं 2006 में आया था और उसके बाद मुझे यहाँ काम करना पुलिस से बेहतर लगा। मुझे लगा कि मैं यहाँ और बेहतर तरीके से काम कर सकता हूँ, तो मैंने प्रेफर किया यहाँ पे एब्जॉर्ब होना। एक ऑप्शन यहाँ ये भी रहता है कि अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ बेहतर काम कर सकता हूँ और डिपार्टमेंट आपको परमानेंटली रखने के लिए तैयार है, तो आप वहाँ एब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। तो मैं उसी प्रोसेस से गुजर के वहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ और पिछले 18 साल से मैं इधर ही। अच्छा सर, हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो क्या मैं आपका पर्सनल वो पूछूं कि कैसे आपने जॉब स्टार्ट की, कौन सी फर्स्ट जॉब आपने की और उसके लिए कौन सा कंपटीशन आपने क्वालिफाई किया? SSC के थ्रू ही रिक्रूटमेंट हुआ था। 1997 में मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन की एज ए सब इंस्पेक्टर। उसके बाद 2006 तक मैं दिल्ली पुलिस में रहा। अच्छा। फिर मैं इधर डेपुटेशन पे आया और उसके बाद फिर मैं यहीं पे जॉब। और सर आपकी एजुकेशन के बारे में बताइए। एजुकेशन मैंने फिजिक्स में MSc की, फिर अच्छा। MPhil किया। अच्छा, MPhil किया आपने मेरठ यूनिवर्सिटी के कैंपस। तो सर MPhil के बाद फिर ये आपने रिसर्च वगैरह की तरफ ना जाके इस तरफ वो तो आपको डेस्टिनी तय करती है कहाँ जाना है, ओके। आप उसको तय नहीं करते हैं। नहीं सर, वो इट शोज कि आप लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो आपका हाई है, नो डाउट, क्योंकि सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होता है वो भी इट्स नॉट इजी। कोई भी सरकारी कंपटीशन पास करके जब आप किसी जॉब में जाते हैं तो वो एक्चुअली आपको एक अप्रूवल देता है एक सर्टेन लेवल का कि हाँ आप एक सर्टेन प्रोसेस के थ्रू आए हैं। वेरी गुड सर। अच्छा सर, ये तो हो गया आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड, हमने सर की जान ली। अब एक्चुअली मैं आप लोगों को बताऊं, मैं सर से जुड़ी हुई हूँ पिछले 3 साल से इनके ग्राम पाठशाला थीम के तहत। उस पर हम बाद में बात करेंगे अपने किसी और एपिसोड में। वो मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि ग्राम पाठशाला जो है एक ऐसी मुहिम है जो ग्रामीण भारत में लाइब्रेरीज खोलने के लिए लोगों को मोटिवेट करती है और ये टीम बहुत ही अच्छा काम कर रही है। और मैंने जब 3 साल पहले मैं सर से मिली भी नहीं थी तो मैंने सोशल मीडिया के थ्रू ही जाना था इस टीम को। और जब पहली बार मुझसे कहा गया कि मैं इस टीम के लिए एंकरिंग करूं एक सेशन की, तो क्योंकि ये इतना पायस इन लोगों का मुहिम है कि अनडाउटेडली कोई भी इसके लिए ना तो कह ही नहीं सकता, तो मुझे एक भी मिनट सोचने का नहीं सोचा मैंने और तब से मैं इन लोग के लिए कई सारे सेशंस भी कर चुकी हूँ। तो उम्मीद है आप हमारे आने वाले एपिसोड्स में इस पूरी टीम को एक साथ देखेंगे मेरे साथ। तो सर अब मैं थोड़ा सा आप
आपको जितना मैंने देखा है, जितना मैंने जाना है, और ख़ास तौर से ग्राम पाठशाला के तहत आप लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते हैं जी। है ना सर? और सोशल मीडिया आजकल एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और डिपेंड ये आप पे करता है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि सोशल मीडिया का प्रेजेंट सिनेरियो में आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया को, और युवाओं को कुछ टिप्स दीजिए सर कि वो कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, सोशल मीडिया हो या कोई भी जो मॉडर्न एज की टेक्नोलॉजीज़ हैं जी, आप किसी की भी बात करिए, उनका मकसद तो कुछ बेहतर करने के लिए ही है। सोशल मीडिया भी इसीलिए इसको किसी ने प्लान किया होगा कि इससे कुछ बेहतर होगा। जैसे एक ज़माना था जब मीडिया का मतलब होता था न्यूज़पेपर या टेलीविज़न, और जिम्मेदारी भी होता था। तो अपनी बात को किसी और तक पहुंचाने का एक ही ये दो माध्यम थे, या तो न्यूज़पेपर हो या आपके पास रेडियो या टेलीविज़न हो। तो वो माध्यम हर व्यक्ति को अवेलेबल नहीं था। मतलब अखबार में आपकी बात जल्दी से नहीं आएगी, जी जी, रेडियो टीवी पे आप नहीं जा सकते। लेकिन ये जो मीडिया है, सोशल मीडिया, ये बेसिकली पब्लिक मीडिया है। इसमें हर आदमी रिपोर्टर है, हर आदमी अपनी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की उसे एक ताकत मिल गई। तो मेरे हिसाब से एक बूंद की तरह है, एक वरदान ही है। लेकिन अब जैसे विज्ञान के साथ है कि आप उसको अभिशाप बनाएं या वरदान बनाएं, वो आपकी चॉइस है। जैसे हमारी टीम है पाठशाला, उसने इसे आशीर्वाद के तौर पे बनाया, एक वरदान के तौर पे बनाया। और ये कैंपेन जो नेशनल लेवल तक पहुंचा, जबकि इसके साथ जो लोग जुड़े शुरू में वो तो एक ज़िले के लोग थे या 2-3 ज़िले के लोग मान लीजिए। अब वो लोग कितनी मेहनत करके देश के आखिरी हिस्से तक पहुंचते, उसमें शायद बहुत समय लग जाता अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता। तो सोशल मीडिया ने ग्राम पाठशाला में निश्चित रूप से बहुत मदद की है। और ये ग्राम पाठशाला की बात नहीं है, अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपके पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। लेकिन अब उस हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। हमें देख के हमारी युवा पीढ़ी भी उसको उसी तरह इस्तेमाल करेगी। तो क्योंकि बच्चा जो होता है, नौजवान जो होता है, वो हमें ही देखता है, हमसे देख के ही वो सीखता है, हमारी वो नकल करता है। तो अगर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो पक्की सी बात है कि बच्चे भी उसका सदुपयोग ही करें। हाँ सर, मैं इसी सवाल पे आ रही थी एक्चुअली, और स्पेशली क्योंकि काफ़ी फॉलो अप करते हैं हम लोग। मैं आपको भी कई बार देखती हूँ कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट भी आ रहा है या क्रिटिसिज्म भी आ रहा है, तो मैंने हमेशा देखा है आप उसको कभी भी काउंटर नहीं करते। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा आप चाहे बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि लेंस लेके जैसे खड़े हो जाते हैं कि उन्हें जज करना है आपके काम को, आप अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है जब मैं देखती हूँ कि आप कहीं पे भी ना तो नेगेटिव रिप्लाई करते हैं, ना किसी क्रिटिसिज्म को आप काउंटर करते हैं। तो ये चीज़ जो है आपकी, ये मैं चाहती हूँ आप युवाओं से शेयर करें और उनको बताएं कि इस तरह से अगर क्रिटिसिज्म आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू या नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो उनको कैसे काउंटर किया जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि इस तरह का अगर कोई नेगेटिव कमेंट है या किसी को नहीं पसंद है वो चीज़ जो हम कर रहे हैं, तो इसमें मेरा एक बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। मैं ये मान के चलता हूँ कि हम दो लोग हैं, एक मैं और एक सामने वाला, और हम दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना ही काम करूँ, उनका काम ना करूँ। बहुत आसान है। तो मैंने कुछ किया, जैसे मान लीजिए मुझे लगा कि मैंने कोई थॉट अपना शेयर किया लोगों के साथ, जैसे नॉर्मली मैं बच्चों के लिए संस्कार की बात और इस तरह की चीज़ें बीच बीच में शेयर करता हूँ। आप छोटी छोटी रील्स भी बनाते हैं जी? छोटी छोटी, वो भी सिर्फ मकसद उसके पीछे यही है कि कुछ अच्छा एक मैसेज बच्चों को दिया जाए। अब मैंने अपना काम कर दिया जी, मेरा काम सिर्फ वो मैसेज देना जो मेरे हिसाब से एक अच्छा मैसेज है। अब जब मेरा काम ख़त्म हुआ तो उसके बाद मेरा काम बाकी नहीं है, फिर अभी सामने वाले का काम बाकी है। अब अगर उसे वो नहीं अच्छा लगा और उसने कहा कि नहीं ये तो अब ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे थोड़ी होता है, तो वो अपना काम कर रहे हैं ना, मैं उनके काम में दखल नहीं देता। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करता हूँ, और इससे ना तो मुझे किसी नेगेटिव कमेंट से परेशानी होती है और ना मुझे
मैं डिमोटिवेटेड होता हूँ कि मैं आगे से ये चीज़ नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने जो किया है वो मेरी कन्विक्शन के हिसाब से ठीक है। तो अपने काम को बस तय कर लीजिए कि मेरा काम क्या है और सामने वाले का काम क्या है। तो जब आप उनके काम में दखल नहीं देंगे जी तो आप परेशान भी नहीं होंगे। हाँ, आप अगर नहीं उसे काउंटर करेंगे तो बहुत सारा और आगे का प्रोसेस रुक जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तो आपको वर्क प्लेस पे भी काफ़ी देखनी होती होंगी। मैं ये भी चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें युवाओं का, और ख़ासतौर से सरकारी डिपार्टमेंट्स में मैंने देखा है खींचतानी, वैसे तो प्राइवेट डिपार्टमेंट्स में भी होती है, तो उन चीज़ों को टैकल करने का क्या तरीका है? देखिए, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कोई तरीका नहीं है, सभी लोग अपने अपने तरीके अपनाते हैं। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, जब मैं जूनियर ऑफिसर था तो सीनियर ऑफिसर्स के एक साथ ना एक मेजॉरिटी ऑफ द ऑफिसर्स वो एक जैसा कुछ करते हैं। जैसे मान लीजिए आप उनके ऑफिस में गए तो वो कभी जूनियर को चेयर ऑफर नहीं करेंगे कि आप खड़े रहिए, आप खड़े होकर बात करिए। और उन्हें कुछ अच्छा लगता है ऐसे कि आपका जूनियर आपके सामने काफ़ी देर से खड़ा, ईगो बूस्ट होती है, ईगो उनको सेटिस्फाई होती है। दूसरे मान लीजिए किसी ने छुट्टी अप्लाई की तो आप उस छुट्टी के लिए उसको वेट कराएंगे, वो बार बार आएगा, आपके पीए से पूछेगा कि मेरी छुट्टी हुई कि नहीं हुई, तो पता लगेगा भी नहीं हुई। फिर आप 2 बार 3 बार 4 बार आप चक्कर लगाएंगे, फिर आखिर में आप बॉस के सामने जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि साहब मेरी छुट्टी करिए। तो मैं उसी दिन से, जब मैं एक जूनियर ऑफिसर था, मैं ये सोचता था कि ये चीज़ें जब कभी मैं उस जगह पहुंचूंगा तो मैं नहीं करूँगा। तो जैसे मेरा जूनियर अगर मेरे ऑफिस में आता है तो मैं सबसे पहले चेयर ऑफर करता हूँ कि आप पहले बैठिए, बात उसके बाद करेंगे। और अगर किसी की छुट्टी है और मेरे साथ ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं उनको छुट्टी नहीं दे सकता, तो मैं छुट्टी सबसे पहले करता हूँ। तो कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में एक वो अपने लिए नियम बना रखा है कि जो चीज़ें मुझे अपने लिए नहीं अच्छी लगती थी मैं दूसरों के साथ वो नहीं करता। और एक और चीज़ जो शायद स्पेशली पुलिस के लोग उसे नापसंद भी करें पुलिस डिपार्टमेंट तो बदनाम है काफ़ी इस मामले में। डिसिप्लिन की ज़्यादा बातें की जाती हैं और डिसिप्लिन का हमारा एक अपना तरीका है जी। जैसे मान लीजिए मैं सीनियर हूँ तो मैं उम्मीद करूँगा जूनियर मुझे सैल्यूट करे या मुझे वो पहले से नमस्ते करे, लेकिन मैं एक दूसरे तरीके से रहता हूँ, मुझे उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है मेरे कलीग या मेरे डिपार्टमेंट के लोग क्या बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं अपने ऑफिस में कभी किसी को अपने से पहले नमस्ते करने का मौका नहीं देता। अगर मेरे सामने मेरा एमटीएस भी है तो मैं उससे पहले नमस्ते कर लेता हूँ। ये बहुत ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी बात। लेकिन उससे हुआ ये कि अभी मुझे ये मौके मिलने बंद हो गए क्योंकि वो समझने लगे हैं कि अब हमें पहले करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनसे आपके जो वर्क प्लेस पे एक अच्छा माहौल रहता है। 2 तरह के ऑफिसर्स होते हैं, कुछ ये समझते हैं कि अगर आप उनको डराएंगे परेशान करेंगे तब वो डिसिप्लिन में रहेंगे जी। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप उन्हें ह्यूमन टच देंगे, उनको एक छोटे या बड़े भाई की तरह ट्रीट करेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देंगे। तो मेरा यही तरीका है और मुझे तो फ़ायदा ही हुआ है। ऑफिस में जो स्ट्रेस नॉर्मली वो मुझे कभी नहीं होता। मेरे काम के लिए मुझे उनसे कई बार बोलना ही नहीं पड़ता, उन्हें पता है कभी क्या काम करना तो खुद ही करते हैं। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं है इसमें मुझे नहीं सर, एक्चुअली पॉपुलर तो है या नहीं है, बट दिस इज़ फैक्ट कि ह्यूमिलिटी जो है ना, जितने ज़्यादा हम्बलनेस आपके अंदर होगी, जितना हम्बल तरीके से आप अपने जूनियर स्टाफ को टैकल करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिगार्ड मिलेगा आपको और उतना ही ज़्यादा माहौल अच्छा होता है। अच्छा सर, आपकी पर्सनल लाइफ पे आते हैं तो फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली बहुत छोटी सी है, मैं उतना भाग्यशाली नहीं हूँ, मेरे मदर फादर नहीं है। तो मैं और मेरी वाइफ और एक मेरा बेटा है, हम 3 लोग हैं। बेटा, अच्छा। बेटा क्या कर रहा है आपका? बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। अभी वो कॉलेज में है, 2nd ईयर में है। और तो मैं ये चाहूँगी आपसे, क्योंकि अभी एज अ पेरेंट मैं आपसे कुछ आपके विचार जानना चाहूँगी। आजकल जैसे यूथ हमारा जो है, एक तो वो बहुत क्विक डिसीजन लेने वाला है, बहुत जल्दी स्विच करता है अपने डिसीजंस को। तो ऐसे में, और दूसरी चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम बच्चे अपना दे रहे हैं, या हम लोग जैसे पेरेंट हैं हम ये देखते हैं कि बच्चे
हमारी राय और बच्चों की राय आगे फ्यूचर के बारे में अलग हो सकती है, तो आपकी क्या राय है उस बारे में? किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करें या गाइड करें फ्यूचर के लिए, और क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है? सर, करियर इम्पॉर्टेंट है या पर्सनल रिलेशन पे हम आएंगे, वो कितने इम्पॉर्टेंट हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इन सब में? यहाँ भी मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए मैंने जीवन में मैंने समझी है कि अपने बेटे के साथ कैसे बिहेव करना है, परिवार में कैसे बिहेव करना है और उसे कैसे मोटिवेट करना है। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये समझ में आई कि बच्चा अपने पेरेंट्स से ही सीखता है, और वो नहीं सीखता जो आप उसे सिखाते हैं। वो सीखता है जो वो देखता है, जो आप करते हैं। यस। तो जैसे हमारे घर में एक नियम है कि हम कभी हस्बैंड वाइफ दोनों तेज़ आवाज़ में बोलते ही नहीं। हाँ, वो तो मुझे पता है, नहीं बोलते होंगे आपको देख के लग रहा है। बहुत धीरे धीरे से हम बात करते हैं जी। और वो आदत बिना सिखाए बच्चे तक पहुंच गई। जैसे मैं कभी भी उसके पीटीएम में जब गया, जब वो छोटा था, तो टीचर्स ये बोलती थी कि सर ये बात नहीं करता या बहुत धीरे धीरे बात करता है, तो मैं टीचर्स को ये कहता था कि इसके पीछे तो बड़ी मेहनत की गई है। ये तो अच्छी चीज़ है। तब उन्हें समझ में आता था कि हाँ सर, बात तो आप ठीक कह रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो सबसे पहले तो आपको खुद अनुशासित होना पड़ेगा, और वो आपकी आदत में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मैनिपुलेट करें कि बच्चे के सामने आप अच्छे से पेश आ रहे हैं और बच्चे के स्कूल जाते ही या कॉलेज जाते ही फिर आपने दूसरा रूप दिखाना शुरू किया है। वो होना ही नहीं चाहिए। तो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा वैसा ही बनता है जैसा वो अपने पेरेंट्स को देखता है। जैसे मैं अपने बच्चे को देखता हूँ, मुझे उसमें मैं ही दिखता हूँ, उसकी वही आदतें हैं। जैसे जो मेरा थॉट प्रोसेस है उसका भी वही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो देखा वो करने लगा। तो मेरे हिसाब से एक दो चीज़ें करें कि जैसा हम खुद करेंगे बच्चा वैसा ही करेगा। तो ध्यान रखें कि हम कर क्या रहे हैं। दूसरे ये कि अपने बच्चे को कभी क्रिटिसाइज ना करें किसी भी चीज़ के लिए। जैसे मैं उसकी पीटीएम में भी जाता था, तो जब पहली बार मैं पीटीएम में गया जी, तो मैं अकेले गया, बच्चे को साथ में लेके नहीं गया। अच्छा। तो टीचर जो थी, वो मैडम थी, तो उन्होंने कहा कि सर बेटा कहाँ है आपका? तो मैंने कहा मैं तो उसको लेके नहीं आया। तो उन्होंने कहा सर बिना बच्चे के क्या पीटीएम होगी? तो मैंने कहा मैडम ये तो पीटीएम है जी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, इसमें तो बच्चे को वैसे भी नहीं होना चाहिए। बोले नहीं सर सब लेके आते हैं। मैंने कहा मैडम मुझे पता है सभी लेके आते हैं, लेकिन आप ये पूछे मैं क्यों नहीं लेके आता? तो उन्होंने पूछा कि आप बच्चे को लेके क्यों नहीं आते? तो मैंने कहा कि मैं पहले आपसे बात करके देखना चाहता हूँ कि आप किस तरह की बातें करते हैं। मैं उसके बाद अगर मुझे ज़रूरी लगेगा और मुझे मतलब ऐसा महसूस होगा कि बच्चे को लाना चाहिए, तो मैं आगे से लेके आऊँ। थोड़ी देर बाद बात शुरू हुई, तो उन्होंने वही अपना एज ए टीचर जो बात करते हैं कि सर मैथ में इसके मार्क्स कम है। मैंने कहा मैडम यही गड़बड़ है, इंग्लिश में उसके 100% मार्क्स हैं। ओके। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं बोलता कि सर देखिए इसने इंग्लिश में कितना अच्छा किया। आप वो नहीं बता रहे, आप क्या बता रहे हैं? जहाँ पे उसके मार्क्स कम है, तो आप अप्रिशिएट तो कर नहीं रहे। तो अगर बच्चा सामने बैठा होता और उसको आप बोलते हैं इसके मैथ में मार्क्स अच्छे नहीं आते सर, इसको बोलिए, तो मेरे हिसाब से वो मैसेज तो नहीं जाना चाहिए बच्चे तक। तो वही बात मैं अपने जो मेरे जैसे पेरेंट्स हैं उनको मैं ये कहूँगा कि अपने बच्चे की स्ट्रेंथ की हमेशा तारीफ़ करें। जैसे मुझे अगर कहा जाए एक बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा है, मैथ में वो अच्छा नहीं है, तो मैं उसको ये कहूँगा बेटा इंग्लिश में तो आपका जवाब नहीं है कोई, बस थोड़ी सी मेहनत मैथ में और कर दीजिए, फिर आप क्लास में बेस्ट हो जाएंगे। राइट। तो ये बच्चे के लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेगा और धीरे धीरे वो मैथ में भी एक्सेल करना शुरू करेगा। नॉर्मली हम क्या करते हैं कि उसके मैथ की कमियाँ उससे गिनाते रहते हैं। तो ये जीवन में भी है। जैसे मेरे ऑफिस में मेरा स्टाफ जो है, मैं उनकी कमी की बात ही नहीं करता। अगर कोई लगातार ऑफिस में लेट आता है तो मैं उसे ये बोलता हूँ कि आपका जो नोट बनाने का तरीका है, आपकी जो टाइपिंग है, उसका कोई जवाब नहीं है, बस थोड़ा सा टाइम से आ जाइए। तो धीरे धीरे वो टाइम से आना शुरू कर देता है। तो ये साइकोलॉजी ये काम करती है। आप किसी की मतलब ये कौन सुनना चाहता है कि आप अच्छे नहीं हैं? ऑब्वियसली हर आदमी ये सुनना चाहता है कि आप बहुत अच्छे हैं।
और हर आदमी में कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो हम अगर उसकी अच्छाई से बात शुरू करेंगे तो फिर आप धीरे से उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि पहले शिकायत और उसमें उसे इतना खींच देंगे कि अच्छाई की बारी ही नहीं आती। तो ये दो छोटी छोटी बातें कि अपने व्यवहार पे ध्यान रखें, बच्चा वही देखता है, और दूसरा उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसको हमेशा मोटिवेट करें। जो जिस चीज़ में वो बहुत अच्छा करता है उसकी बार बार तारीफ कीजिए। अच्छा सर, मेरा सवाल आपसे है कि आपको एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया है सरकारी तंत्र में रहते हुए, ब्यूरोक्रेसी में रहते हुए, तो सवाल है मेरा कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी आप अपने बच्चे के लिए करेगा तो वो जो उसको अच्छा लगेगा या जो उसमें पोटेंशियल होगा, क्या चाहते हैं आप कि वो एक परमानेंट सरकारी नौकरी ले ले या प्राइवेट में जाके एक्सप्लोर करे? अभी मैंने आपका एक कोट मैंने देखा, धोनी वाला देखा होगा शायद, नहीं? ये इनिशिएशन, अच्छा, क्विटिंग योर कंफर्ट जोन। ये ओके, योर चाइल्ड इज तो नॉट बोर्न टू, मेरा कोई ड्रीम अधूरा नहीं है। तो मैं अपने बच्चे से वो नहीं पूरा करना चाहता। अच्छा, मुझे जो मैंने सोचा था उससे ज़्यादा ही मिला है, तो मैं इस बात को पूरी तरह मानता हूँ। जैसे मेरा बेटा पहले 7-8 साल वो टेनिस खेला जी, लॉन अच्छा, टेनिस, उसने बहुत अच्छा नेशनल लेवल तक वो खेला था जूनियर्स में। ओके, उसके बाद कुछ हेल्थ इशूज़ की वजह से उसे टेनिस छोड़नी पड़ी। तो हमें उसका भी कोई पछतावा नहीं है कि वो टेनिस में एक लेवल पे जाने के बाद उसने विड्रॉ किया। तो वो एक बात तो लगता है कि टेनिस बहुत महंगा गेम भी है ऑब्वियसली, और एक पब्लिक सर्वेंट के लिए इस तरह का गेम खिलाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसमें कोई शिकायत नहीं। उसके बाद उसने पढ़ाई करनी शुरू की। तो अगर आप ईमानदारी से पूछे तो मुझे इस बात से मतलब ही नहीं कि वो क्या करेगा। मुझे बस इस बात से मतलब है कि वो एक डिसेंट सा बच्चा है, उसमें बहुत अच्छे संस्कार हैं और वो पढ़ाई पूरी मेहनत से करता है। बस इससे ज़्यादा शायद ना तो मुझे ज़रूरत है और ना मैं सोचता हूँ। मतलब ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ भी करे बच्चा, बट अल्टीमेटली वो खुश रहे, बिल्कुल स्ट्रेस ना ले, क्योंकि स्ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है चारों तरफ, और अपने आप को प्रूव करने का स्ट्रेस, हालांकि थोड़ा सा एक पॉजिटिव स्ट्रेस तो मुझे लगता है लेना चाहिए बच्चों को, एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेस जिसको कहना चाहिए। अगर माता पिता बच्चे को एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, अच्छा एम्बियंस दे रहे हैं, उसकी सारी ज़रूरतों को पूरा कर रहे हैं, तो थोड़ी सी जिम्मेदारी बच्चे की भी है कि थोड़ा सा अपने लेवल को पुश करे ऊपर। मतलब कंफर्ट जोन के हिसाब से कि मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सोच के बच्चा ये ना करे कि उसे तो कुछ प्रूव ही नहीं करना है। कम से कम अपने लिए, क्योंकि समाज में जो जगह बनाएगा बच्चा वो थोड़े से अपनी मेहनत से ही बनाएगा। तो अल्टीमेटली यही है, मतलब कि बच्चा खुश रहे और ऐसा नहीं कि बर्डन लेके खुद को मार के प्रूव करने की कोशिश करे, एक हेल्दी स्ट्रेस ले। अब सर मैं आपसे बात करूंगी रिलेशनशिप के बारे में। बीइंग अ मैरिड मैन, तो फैमिली में आजकल का जो हम माहौल देख रहे हैं, स्पाउस में डिसएग्रीमेंट है हर चीज़ को लेके। हम लोग की, आपकी शादी को तो शायद अराउंड 20 ईयर्स से ज़्यादा हो गए होंगे, तो क्या सीखा आपने, और जो युवा युगल हैं हमारे, जो नए नए कपल्स हैं, उन्हें क्या आपका सुविचार अपने प्लीज़ शेयर कीजिए उनसे। बिल्कुल, ये तो आज के समाज में जी, पेरेंट्स के सामने भी और यंगस्टर्स के सामने बहुत बड़ा मुद्दा है। ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज आजकल आने शुरू हो गए हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि ये जो एक इंस्टीट्यूशन है मैरिज, इसको हम जो हमारी पुरानी पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उन्होंने इसको बहुत इज्जत के साथ एक दर्जा दिया और एक मतलब ऐसा उन्होंने सब कुछ किया कि एक हस्बैंड वाइफ पूरा जीवन साथ साथ बिताएं, और यहाँ तक कहा कि एक जन्म का नहीं 7 जन्म का साथ। हमारी संस्कृति में तो ये ऐसा हमारी कहा संस्कृति में जाता भी था। जी। अभी क्या हुआ है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें एक फैशन है इंडिपेंडेंट होने का, कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और इंडिपेंडेंस बुरी बात भी नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट होना किससे चाहते हैं?
ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इंडिपेंडेंट आप अपने हस्बैंड से होना चाहते हैं, अपने बच्चों से होना चाहते हैं, अपने मदर इन लॉ से या फादर इन लॉ से इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर यही इंडिपेंडेंस है तो फिर ये इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता। मतलब ये आप फीमेल पार्ट की बात कर रहे हैं? दोनों के पार्ट पे बात कर रहे हैं। अच्छा, दोनों के पार्ट पे जी। ये तो चाहे लड़का हो लड़की में यही बात की कि दोनों में एक आजकल फैशन है कि हम तो इंडिपेंडेंट, और एक सेंटेंस वो बार बार बोलते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अगर आपको किसी की ज़रूरत नहीं है तो आपकी भी किसी को ज़रूरत नहीं है। ट्रू। और अगर आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है तो देन यू आर यूजलेस। दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। आप किसी के काम के नहीं। पर सर एक एक्चुअली जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसकी अगर हम गहराई में जाएं, जैसे हम पिछली औरतों को देखते हैं कि सब कुछ उन्होंने अपना फैमिली को दिया, लेकिन शायद उनको जो वो डिज़र्व करती है जिन घरों में नहीं मिला, वहाँ शायद बेटियों ने ये देखा कि माँ को सब कुछ देने के बाद अपनी वो चीज़ नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, जो आदर मिलना चाहिए था, जो पोजीशन मिलनी चाहिए थी, या डिसीजन मेकिंग में जो हिस्सा होना चाहिए था वो शायद नहीं मिला। तो ये भी वजह है कि लड़कियां आजकल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रही हैं। और ये सच है कि पैसा भी बहुत बड़ी वजह रही है पिछले सदियों में कि वो डिपेंड थी फाइनेंशियली। अब लड़कियां फाइनेंशियली नहीं डिपेंड करती हस्बैंड्स पे या फैमिली पे। तो ये जो सिचुएशन आ रही है, अब मैं ये देख रही हूँ कि सर के ज़्यादातर दोष जो है ना वो लड़कियों की इंडिपेंडेंस को ऐसे दिया जा रहा है कि कमाने लगी है तो वो नहीं सुनती। हालांकि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जब भी हम सुनते हैं तो ये सुनते हैं कि लड़कियाँ साथ नहीं रहना चाहती या नई बहुएं साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन मैं अगर आपको सच्चाई बताऊँ और उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, मैंने देखा है पुरानी जो औरतें थी या आप समझ लीजिए 60 के आसपास की जो औरतें हैं, शायद उन लोगों ने ये माहौल नहीं देखा कि वो अपनी इच्छा बता पाएँ कि अब उन्होंने इतने सारे साल एडजस्टमेंट किया, फिर उनकी एज आती है कि वो थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड चाहती हैं या फ्री होके रहना चाहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है इस स्टेज में आके जब दोष पूरा बहू को दे दिया गया कि वो अलग रहना चाहती है, मुझे सच्चाई ये लगती है कि जो वो 50 से 60 वाली औरत है, सच ये है कि उसको अपना पर्सनल स्पेस चाहिए जिसके लिए वो पूरी ज़िंदगी तरसी है। लेकिन क्योंकि वो कह नहीं पा रही बहू को या घर वालों को, तो फिर ये क्लैशेस शुरू होते हैं। तो सर मेरा तो इसमें ये मानना है कि सब लोग अपने अपने दायरे में रहें, अपनी पर्सनल स्पेस में रहें और अपने अपने कर्तव्यों को पूरा करें। तब शायद रिश्ते ज़्यादा अच्छे रह सकते हैं, बजाय इसके कि ढोंग करें बहुत अच्छा बनने का या बहुत ज़्यादा आदर्शवादी बनने का। तो आपका क्या कहना है इस पे? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जी। लेकिन वैल्यूज़ तो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। ये सारा जो अभी जो सिनेरियो है उसमें आप किसी भी डिस्प्यूट में चले जाइए, आपको वैल्यूज़ की कमी मिलेगी। और जहाँ तक आप प्राइवेट स्पेस की बात करें तो मेरे हिसाब से तो पहले से ज़्यादा है। अब जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली हो गई है। अब जैसे मेरे घर में 3 आदमी हैं, अब इससे ज़्यादा प्राइवेट स्पेस क्या चाहिए हमें? ट्रू। तो इसकी जो जड़ है वो यही है कि आप वैल्यूज़ नहीं मेंटेन करना चाहते, आप रिस्पेक्ट देना नहीं चाहते। और ये मेरा पर्सनली ये मानना है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम की कमी है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब आपने एक बार बताया था कि वैल्यू एजुकेशन आप अपने यहाँ पढ़ाते जी। और जब हम अपने टाइम में पढ़ते थे स्कूल में तो वहाँ वैल्यू एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन जी, और वो अलग से उसको एक पीरियड होता था, उससे हम पढ़ते थे सब। और जब बार बार पूरे स्कूल में 5-6 साल आप उस चीज़ को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर वो चीज़ें जानी शुरू हो जाती हैं। लेकिन अभी हमने क्या किया कि उसे सिलेबस से हटा दिया। तो उसका फिर फैमिली छोटी हो गई है। अब आपके घर में दादा दादी नहीं है, अगर हैं तो वो गांव में रहते हैं। आप उनसे मिलने ऐसे जाते हैं जैसे किसी रिश्तेदार से मिलने जाते हैं। तो जो चीज़ें आप वहाँ सीखते थे, एकमोडेट करना, रिस्पेक्ट करना, अडेप्टेबिलिटी। अब आजकल के बच्चे अगर उनसे कहें कि पैर छुए तो बोलते हैं पैर छूने की जरूरत क्या है, हम तो नमस्ते कर लेंगे। तो पैर छूने से ऐसा नहीं है कि जिसके आपने पैर छुए उसको कुछ मिल गया, उसे कुछ नहीं मिला है, आपने झुकना सीख लिया। थोड़ी सी आपने अपनी ईगो को बेंड करना सीख लिया। और अगर आपने झुकना सीख लिया तो सारा तो मुद्दा ही खत्म है।
नहीं सर, एक आजकल का जो सिनेरियो है, जैसे सोशल मीडिया का दौर है, अभी जैसे आप कह रहे हैं कि जॉइंट फैमिलीज़ नहीं है, ये जो मैंने बात की, मैंने तो वहाँ बात की जहाँ जॉइंट फैमिलीज़ है। वहाँ तो यही है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, और ज़्यादा, क्योंकि अगर बहू को आज़ादी चाहिए तो सास को भी आज़ादी चाहिए, उसको भी अपना पर्सनल स्पेस चाहिए, भाई वो भी पीस ऑफ माइंड चाहती है, वहाँ भी कोई ज़्यादा छेड़छाड़ ना करे। लेकिन जब बात हस्बैंड और वाइफ की आती है, तो आजकल जैसे सोशल मीडिया का दौर है और एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो मैं देख रही हूँ डाउट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा कारण बन रही हैं, सेपरेशन, ट्रस्ट नहीं है आपस में। तो यहाँ किस तरह से हम युवा जो युगल हैं उनके लिए क्या यहाँ पे एक संदेश आपकी तरफ से होना चाहिए? देखिए, ये रिश्ता भरोसे पे टिका होता है। आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना भी चाहिए, और आपकी जिम्मेदारी का आप केयर करेंगे दूसरे की। Obviously. अगर केयर में कमी होगी, आप विश्वास नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, तो ये दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और मतलब मैं ये मानता हूँ कि आप अपने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि मेरा काम क्या, मैं उतना जानता हूँ बस। मैं दूसरे वाले के, सामने वाले आदमी के मैटर में दखल नहीं देता। तो मेरी जिम्मेदारी मेरी वाइफ के प्रति जो बनती है वो मैं पूरी करता हूँ। उसमें मैं सोचता हूँ कि कहीं उन्हें ये तो नहीं लगे कि मेरे हस्बैंड वो सब नहीं करते हैं जो मैं उनसे उम्मीद करती हूँ। तो अगर आप वो सब करेंगे, अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वाह करेंगे, अगर आप जैसे मैं अपना अगर एग्जांपल दूं, तो मेरी वाइफ को अच्छा लगता है कि वो सुबह की चाय खुद बनाए। तो अब मुझे उसकी आदत हो गई है, और इससे हमें इतना फ़ायदा हुआ कि जब वो अपने मायके में जाती हैं तो उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि उनकी सुबह की चाय का क्या होगा। ओके। तो मैं जो बात कर रहा था ना, डिपेंडेंट होने की या इंडिपेंडेंट होने की, जी, तो मैं तो बहुत डिपेंडेंट हूँ अपने बेटे के ऊपर, अपनी वाइफ के ऊपर, और उस चीज़ ने रिश्ते को मजबूत किया। यहाँ तक भी है कि अगर मैं, मान लीजिए मेरी वाइफ को किसी वजह से एक दिन के लिए अपने घर जाना होगा, तो वो शाम के समय जाएंगी मुझे खाना वाना खिला के। अब आजकल की जो नई पीढ़ी है वो इसे बोल सकती है कि ये क्या है। मेरे हिसाब से ये रिश्ते का आधार है कि उन्हें पता है कि ये ना तो बाहर से खाना मंगा के खाएंगे, ना ही खुद बनाएंगे। तो वो इतना ध्यान रखते हैं कि मेरा खाना बना के, इसलिए ये केयर ही है सर, इतने सालों में ये जो बॉन्ड बनता है, केयर बनती है। तो ये अगर आप इस तरह का रिश्ता शुरू में ही बनाएंगे, आप इतनी केयर करेंगे कि सामने वाले को लगे कि हाँ ही इज़ देयर ऑलवेज फॉर मी, तो वो रिश्ता मजबूत होता चलेगा। और सोशल मीडिया का भी वही ना सर, जो मैं अभी कह रही हूँ, मतलब अभी वो टाइम है ही नहीं कि पुरानी औरतों की तरह आप ये सोच लें कि एक लड़की का सोशल मीडिया पे एक्सपोजर, क्योंकि जहाँ भी वो जाएगी वहाँ पे दोनों तरह के मेल फीमेल इतने ज़्यादा, और सबसे इंटरेक्शन भी होगा, तो थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेडनेस बढ़ानी पड़ेगी, अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलना पड़ेगा, सोच को बड़ा करना पड़ेगा। तो ये जो छोटे छोटे डाउट्स हैं, इनसे जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे एक्सेप्टेंस अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कुछ बच्चे तो मैं देखती हूँ, दे आर वेरी ब्रॉड माइंडेड और काफ़ी मेच्योरली डील भी करते हैं, लेकिन जो लोग नहीं डील कर पाते वहाँ ये प्रॉब्लम आती है। तो सर मेरे ख्याल से काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन आज हमने किया और बहुत रिलैक्स, और पाठशाला के अलावा हमारी इतनी सारी बातें हो जाएंगी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी। तो दर्शकों, अब विदा लेने का समय आ गया है आपसे, और सर को थैंक यू बोलने का समय आ गया है। तो आज हमने बातें करी, एक तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में, आप लोगों को पूरी जानकारी हमने देने की कोशिश की, और इसके अलावा ये कि पेरेंट्स बच्चों को सिर्फ आदर्शवाद का पाठ ना पढ़ाएं, खुद उनके लिए रोल मॉडल भी बने। ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है, हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है, ब्रॉड माइंडेडनेस बहुत ज़रूरी है, और टॉलरेंस, एक दूसरे को टॉलरेट करना या एक दूसरे को स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ एक स्पाउस के रिश्ते में, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में, बल्कि घर के और जितने भी रिश्ते हैं, बड़े छोटे, सास बहू, सब लोग अपने अपने स्पेस की, दूसरे के स्पेस, अपनी स्पेस की आप इज्जत करते हैं तो दूसरे के स्पेस की भी इज्जत करें, उसमें भी ज़्यादा घुसे मत, लेकिन अपने कर्तव्यों को ज़रूर पूरा करें।
और रिश्तों के प्रति समर्पित रहें और आदर भाव रखें बड़ों के लिए। तो बड़ा अच्छा और पॉजिटिव हमारा आज का कॉन्वर्सेशन रहा सर के साथ। तो सर, थैंक यू so much for coming, and it was really a fruitful discussion. Thank you so much.